दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 751 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। बहुचर्चित ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के जिला जज के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब यह प्रकरण लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करेगा। यह निर्णय अपेक्षा के अनुरूप ही है, क्योंकि यह तथ्य साक्षात दिखता है कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। जिला जज ने न केवल यह पाया कि यह मामला सुनवाई योग्य है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि इस विवाद में 1991 का पूजा स्थल संबंधी कानून लागू नहीं होता। ध्यान रहे कि ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था जब वहां इस आशय की याचिका पेश की गई थी कि पूजा स्थल कानून के चलते इस मामले की किसी अदालत में सुनवाई नहीं हो सकती। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि उक्त कानून यह पता करने पर रोक नहीं लगाता कि किसी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप क्या है। वैसे तो ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप जानने के लिए किसी शोध अथवा जांच परख की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यह न केवल खुली आंखों से दिखता है कि मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद खड़ी की गई, बल्कि इसके प्रमाण भी हैं। इसके बावजूद विधि के शासन का तकाजा यही कहता है कि ऐसे सभी मामलों का निस्तारण अदालत करें जिनके बारे में यह विवाद है कि वहां मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं। एक उपाय यह भी है कि दोनों पक्ष ऐसे विवादों को आपसी सहमति से सुलझाएं, लेकिन अयोध्या प्रकरण में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए इसके आसार कम ही हैं। चूंकि ज्ञानवापी जैसा मामला मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद का भी है, इसलिए इस पर आश्चर्य नहीं कि यह प्रकरण भी अदालतों के समक्ष है। समझना कठिन है कि मुस्लिम धर्मगुरु और नेता इस सच को स्वीकार करने से क्यों इनकार कर रहे हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों और उनके वंशजों ने सैकड़ों मंदिरों का ध्वंस कर वहां मस्जिदें बनवाईं। सच का सामना करने से इनकार
करना खुद को धोखे में रखने के साथ सामाजिक सद्भाव की स्थापना में बाधक बनना भी है। यह हास्यास्पद है कि ऐसा करने वाले ही गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। क्या यह तहजीब यही कहती है कि हिंदू समाज अपने मंदिरों के ध्वंस की अनदेखी कर दे? दुर्भाग्य से पूजा स्थल कानून इस अनदेखी की ही वकालत करता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि भारतीय अस्मिता के साथ हुए अन्याय की अनदेखी करने वाले इस कानून की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कानून समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन पूजा स्थल कानून तो उन पर पर्दा डालने के लिए लाया गया था। ऐसे कानून की गहन समीक्षा होनी ही चाहिए। चेंज। धान की कटाई के बाद पराली का उचित तरीके से निस्तारण बहुत आवश्यक है। पंजाब में कुछ दिनों बाद फसल की कटाई शुरू हो जाएगी। गेहूं की बोआई के लिए खेत को यथाशीघ्र खाली करने के लिए किसान पराली जलाना शुरू कर देते हैं। यह जानते हुए भी कि पराली जलाने से प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है, इस पर रोक नहीं लग पा रही है। सरकार की ओर से बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसकी ओर से ऐसा कोई प्रभावी प्रयास नहीं किया जाता जिससे किसान पराली को आग ना लगाएं। वर्तमान सरकार पराली ना जलाने वाले किसानों को मुआवजा देने की बात कर रही है, लेकिन केंद्र के इनकार के बाद उसकी चुनौती बढ़ गई है। चूंकि पराली के धुएं से होने वाले प्रदूषण का असर दिल्ली में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से पंजाब के किसानों को मुआवजा देने की बात कर रही है। इससे पहले कैप्टन सरकार के समय मुआवजे की कवायद हुई थी, लेकिन तब भी मामला पंजाब व केंद्र सरकार के बीच फंस गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को आदेश दिया था, लेकिन समाधान के स्तर पर कुछ खास नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है कि पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण में पंजाब का योगदान हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पराली जलाई जाती है। सरकार को इच्छा शक्ति दिखाते हुए पराली जलाने पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही किसानों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे पर्यावरण का ख्याल रखें। कृषि विशेषज्ञ यह स्पष्ट कर चुके हैं कि पराली जलाने से जमीन की उपजाऊ शक्ति प्रभावित होती है। तमाम मित्र कीट पराली की आग में दम
तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ पराली को कुतर कर जमीन में मिलाने से उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। किसानों को इस पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। स्टॉप।